अध्याय 16। बेर के फूलों की खुशबू कड़ाके की ठंड से आती है। पियाउटियन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित। अध्याय 16। बेर के फूलों की खुशबू कड़ाके की ठंड से आती है। ये वही बातें हैं जिनकी मुझे अभी चिंता है। वो यूनलियांग की आंखें गहरी थी। अगर तियान वेलों तेजी से आगे बढ़ पाता तो हम इन महिला शिष्यों को उत्पीड़न से बचा सकते थे और यह सुनिश्चित कर सकते थे कि वे सभी एक संतोषजनक मंजिल पा सके। लेकिन अभी हम बस अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। कोंग जिंगफेंग ने गहरी सांस ली और आगे कहा, दूसरे वरिष्ठ भाई निश्चित रूप से ली जियानेइन के इस मामले को जाने नहीं देंगे। आपके क्या विचार हैं, वरिष्ठ भाई? दूसरा भाई हमेशा से ही गुस्सैल स्वभाव का रहा है और अपने मातहतों का ख्याल रखता है। इस बार वह जिजू गार्डन पर हमला जरूर करेगा, वो यूनलियांग ने शांति से कहा। लेकिन वह 9वें कनिष्ठ भाई के गुस्से को भी जानता है, इसलिए वह बस थोड़ी देर के लिए ही गुस्सा करेगा और खुद कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जो लोग वास्तव में कार्रवाई करेंगे वे शायद दूसरे कनिष्ठ भाई के शिष्य होंगे। चाहे कोई भी जीते या हारे, यह हमेशा एक परीक्षा होगी। यह दोनों पक्षों के लिए एक विकास का अनुभव होगा, वो यूनलियांग ने धीरे से कहा। जब तक यह अति न हो तब तक इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इस घटना से कुछ प्रतिभाओं की खोज कर सके तो यह कोई बुरी बात नहीं होगी। वे दोनों चुप हो गए। उन्होंने दीवार पर लगे 29 नामों और एक प्रश्न चिन्ह की ओर देखा। 1000 सदस्यों वाले संप्रदाय के लिए वे दोनों रेत में सोना ढूंढ रहे थे। जो भी शिष्य उन्हें ध्यान देने लायक लगे वे सब यहाँ मौजूद थे। केवल ये लोग तियान वेलू की आशा है। चाहे तियान वेलू की प्रतिष्ठा बनाए रखना हो, 7 प्रमुख संप्रदायों पर हमला करना हो या मध्य 3 स्वर्गों में सेंध लगाकर निचले 3 स्वर्गों में किंवदंती बनना हो, सब कुछ इन्हीं लोगों पर निर्भर करता है। 29 लोग और एक प्रश्न चिन्ह मिलकर पूरे तियान वालों के कुलीन वर्ग का निर्माण करते हैं। इतने बड़े संप्रदाय के लिए यह बहुत दुख है। कोंग जिंगफेंग ने इन नामों को देखा, लेकिन कुछ और ही सोच रहा था। सबसे बड़े भाई को साफ पता था कि ली जियानेइन संकीर्ण सोच वाला है और वो कियांग के लिए उसके मन में भावनाएं हैं। फिर भी उसने उसे वो कियांग के साथ नोटिस पहुंचाने के लिए कहा। वो कियांग की सुंदरता को देखते हुए निश्चित रूप से कुछ शिष्य होंगे जो उससे प्यार करते होंगे और यह उम्मीद की जा रही थी कि परेशानी खड़ी होगी, लेकिन सबसे बड़े भाई ने फिर भी ऐसा ही किया। नोटिस जारी करने के लिए जुयुन पीक से किसी को बेतरतीब ढंग से चुनने के बजाय जुयुन पीक और सुन पीक दोनों ने नोटिस जारी करने के लिए एक एक शिष्य भेजा। ऊपरी तौर पर यह सम्मान का प्रतीक लग रहा था और दूसरे बड़े भाई के लिए एक बड़ा सम्मान भी, लेकिन असल में यह युवा पीढ़ी के बीच के झगड़ों को धीरे धीरे बढ़ा रहा था। बड़े भाई ने जानबूझकर ऐसा किया। यह दूसरे भाई सोनफेंग के खिलाफ एक चाल थी। कोंग जिंगफेंग ने वो यूनलियांग की पीठ की ओर देखा और मन ही मन धीरे से सोचा, ऐसी बात तो स्वाभाविक रूप से जोर से नहीं कही जा सकती। मुझे आशा है कि यह सफल होगा, कोंग जिंगफेंग ने मन ही मन कहा। रंगहीन चील। दोनों आदमियों की आंखें एक साथ चमक उठी। कोंग जिंगफेंग ने चील की तरफ देखा और हंसते हुए पूछा, बड़े भाई क्या यह तियुन हो सकता है? वो यूनलियांग ने गहरी नजर से देखा और सिर हिलाया। उसने बेरंग चील से एक छोटी सी गेंद निकाली और उसे घुमाकर खोला। अंदर एक पतला सा कागज का टुकड़ा था। देखते देखते उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। कुछ देर बाद उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई, मानो उसने कोई फैसला कर लिया हो। चुयांग को इन बातों का पता नहीं था, न ही उसे पता था कि संप्रदाय का संकट इस हद तक पहुंच गया है। वह अब मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। असल में उसे बस इतना पता था कि उसका संप्रदाय 4 साल में खत्म हो जाएगा। उसे पता नहीं था कि ऐसा क्यों होगा। पिछले जन्म में उस समय वह एक मामूली शिष्य था और किसी ने उसे बताया भी नहीं था। अपने अंतर्मुखी स्वभाव के कारण वह पूछने वाला भी नहीं था। 3 महीने बाद संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। यह प्रतियोगिता आधे साल तक चलेगी। लगभग 800 शिष्यों का चयन किया जाएगा और फिर केवल 10 ही बचेंगे। फिर इन 10 लोगों को 3 साल से ज्यादा की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होगा और रैंकिंग दी जाएगी। 4 साल बाद सबसे अच्छा खिलाड़ी सबसे बड़ा भाई होगा। लेकिन चुयांग इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता था। उसे अगले 6 महीनों में अपनी स्थिति स्थापित करनी थी। उस जगह पहुंचना था जहां 7 yin मिलते हैं और 9 क्लेश तलवार की पहली नोक हासिल करनी थी। इसे पाने के लिए उसे दुगनी मेहनत करनी होगी। अब हालांकि उसका पुनर्जन्म हो गया है, उसके पास किसी सहारे का नाम नहीं है। सब कुछ उसे अपनी मेहनत से कमाना होगा। चौथे स्तर पर अपने वर्तमान मार्शल आर्ट कौशल के साथ भले ही उसके पास अनुभव है, लेकिन उसका सारा अनुभव केवल खाली बात है जब वह एक उत्कृष्ट साथी शिष्य का सामना करता है जो उससे 10 स्तर अधिक ऊंचा है। बल वास्तव में एक निश्चित सीमा तक ही प्रभावी होता है, लेकिन रणनीतियों की भी सीमाएं होती हैं। बच्चों के एक समूह द्वारा खोदा गया जाल खरगोश को तो फंसा सकता है, लेकिन बाघ को फंसाना असंभव है। चुयांग अब पागलों की तरह अभ्यास कर रहा है। एक दिन और एक रात बीत गई और ली जियानेइन की कोई हलचल नहीं हुई। तान तान ने उसे सिर्फ इतना बताया कि जब वह ली जियानेइन को वापस ले जा रहा था तो दूसरे चाचा ली जिनसोंग बहुत गुस्से में थे और बहुत देर तक गुस्से से दहाड़ते रहे। लेकिन चुयांग को कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। अगर आसमान गिर भी जाए तो उसे थामने के लिए हमेशा कोई न कोई मुझसे लंबा जरूर होगा। शी कियानशान इस समय वही लंबा व्यक्ति है। उसे नेतृत्व करने दो। लहराते बैंगनी बांस के पत्तों के बीच चुयांग एक पहाड़ की तरह स्थिर खड़ा था। उसके प्रत्येक पैर एक तेज पत्थर पर चल रहे थे, लेकिन उसका शरीर गतिहीन था, हर पहलू में पूर्ण संतुलन बनाए हुए था। स्विश स्विश स्विश। उसकी कमर में बंधी लंबी तलवार बार बार म्यान से बाहर निकलती थी और फिर वापस म्यान में डाल दी जाती थी। यह बार बार दोहराया जाता था। यह हमेशा एक ही क्रिया होती थी। वह पूरी सुबह से इस आसान से व्यायाम का अभ्यास कर रहा था। उसके नीचे की जमीन पहले से ही पसीने से भीग चुकी थी। उसने अपने बाएं पैर से आधा कदम आगे बढ़ाया, पंजे बाहर की ओर, और दाएं पैर को थोड़ा सा बगल में करके खड़ा हो गया। उसकी आंखें शांति से सामने की ओर देख रही थी। उसका हाथ पहले से ही मूड पर था। एक हल्की सी क्लिक के साथ उसने अपना हाथ उठाया, अपनी बांह उठाई, अपनी कमर घुमाई और अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र को आगे की ओर धकेला। तलवार की रोशनी की एक चमक उभरी जो लगातार आगे की ओर इशारा कर रही थी। यह उसकी आंखों के बराबर था, बिना किसी कंपन के। तलवार पकड़े हुए दाहिना हाथ सीधा प्रतीत होता है, लेकिन सीधा नहीं है और यह स्पष्ट है कि अभी भी कुछ ताकत बाकी है। फिर तलवार चमकी और हल्की सी आवाज के साथ वह म्यान में वापस चली गई।
चू यांग की आंखें स्थिर थी और कोई भी उसकी अभिव्यक्ति या आंखों से यह नहीं बता सकता था कि वह इस कार्रवाई से संतुष्ट है या असंतुष्ट। फिर दोहराना जारी रखे। एक ही तरह की हरकतें नीरस और उबाऊ थी। ज्यादातर लोग उन्हें दर्जनों बार दोहराने के बाद ऊब जाते, लेकिन चू यांग सूरज उगने से पहले ही उन्हें 1000 बार दोहरा चुका था। अब उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता। सिर्फ एक ही सुबह उसका हाथ सामान्य से दर्द करने लगा, फिर सुन्न हो गया, फिर होश में आया और फिर सुन्न हो गया। चाहे वह दर्द हो, सुन्नता हो, सीमा तक पहुंचने के बाद सफलता हो या सामान्यता हो, वह हमेशा तलवार खींचने के मानक को नियंत्रित करता था। नीली स्टील की तलवार साधारण थी और काले लोहे की म्यान तो और भी साधारण थी। बैंगनी बांस के जंगल में शांत रात इस साधारण तलवार से उत्तेजित हो गई थी और तलवार की ऊर्जा हर जगह थी। तलवार की आवाज धीमी से धीमी होती जा रही थी, प्रारंभिक स्पष्ट झंकार से लेकर वर्तमान हल्की चीख तक यह लगभग अश्रव्य थी। चू यांग कभी नहीं रुका। चू यांग ने आखिरी बार अपनी तलवार म्यान में डाली और एक लंबी सांस छोड़ी। वह चुपचाप खड़ा रहा। हवा की ठंडक धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तलवार की शिक्षा हत्या के लिए है। पियाओ टियन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित। अध्याय 17। तलवार की शिक्षा हत्या के लिए है। तुम 2.5 घंटे से बिना हिले डुले अभ्यास कर रहे हो। मेंग चाओरान ने अपने दूसरे शिष्य की ओर गौर से देखा और सोचते हुए कहा, लगता है तुम सिर्फ तलवारबाजी के अभ्यास से ज्यादा कुछ कर रहे हो। गुरु, आप बुद्धिमान हैं। चू यांग मुस्कुराया। उसने हमेशा अपने गुरु का सम्मान किया है, चाहे पिछले जन्म में हो या इस जन्म में। मेंग चाओरान हमेशा उदासीन रहा है, लेकिन कोई भी उसे धोखा देने की हिम्मत नहीं करता। वह दुनिया से अलग थलग लगता है और किसी भी चीज की परवाह नहीं करता है, लेकिन दुनिया में कुछ भी उससे छिपा नहीं सकता है। उसके दिल में उसका अपना पैमाना है, दुनिया का वजन। ऐसे लोग दुर्लभ प्रतिभा वाले होते हैं, चाहे वे कहीं भी हो, लेकिन उसके दिल में कुछ ऐसा भी है जिसकी वह रक्षा करना चाहता है, और वह है उसका संप्रदाय, तियानवेलो। इसीलिए उन्होंने तियानवाई टॉवर पर आए संकट के दौरान मौत से भी लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने उस खूनी तूफान के बीच भी अपने शिष्यों को बचाया। शायद मास्टर को कुछ और भी पछतावा था, लेकिन चू यांग को पता नहीं था। उसे बस इतना पता था कि मास्टर अक्सर देर रात हवा में अकेले खड़े रहते थे, मानो कुछ याद कर रहे हो, आहें भर रहे हो या कुछ याद कर रहे हो। तुम अपने मन, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी तलवार की गति को प्रशिक्षित कर रहे हो और तलवार के म्यान से बाहर निकलते समय उसकी आवाज को नियंत्रित कर रहे हो। मेंग चाओरान ने शांति से हाथ पीछे करके कहा, तुम्हें यह सब किसने सिखाया? मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मुझे बस यही लगता था कि तलवार चलाते समय मुझे सावधान रहना होगा, मुझे हर वार में जी जान से जुटना होगा, तभी नतीजे मिलेंगे। चू यांग ने कहा, पहले मैं सिर्फ अभ्यास के लिए अभ्यास करता था और मैं बहुत पीछे रह जाता था। हम बुरा नहीं है। मेंग चाओरान ने शांति से सिर हिलाया, फिर हाथ उठाया। चू यांग को अपने हाथ में एक वजन महसूस हुआ और उसने देखा कि अंदर एक केतली थी। तलवारबाजी का अभ्यास करने के बाद आपने अपने तलवार हृदय और तलवार इच्छा को एकत्रित किया, अपने हृदय में तलवार ऊर्जा को फैलाया और फिर मुझसे कुछ और बातें की। आज का क्षेत्र स्थिर हो गया है और आप पानी पी सकते हैं। मेंग चाओन ने मुस्कुराते हुए कहा, अत्यधिक व्यायाम के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप तलवारबाजी बंद करने के तुरंत बाद पानी पी लेंगे तो आपकी सुबह की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यह आपके शरीर के लिए भी हानिकारक होगा। लेकिन अब बपर की इस अवधि के बाद कोई समस्या नहीं है। हाँ, चू यांग ने केतली उठाई, कुछ घूंट लिया और फिर नीचे रख दिया। हालांकि उसे बहुत प्यास लगी थी, पर अब वह और पानी नहीं पी सकता था। इस सिद्धांत को हर कोई समझता है, लेकिन बहुत से लोग वास्तव में इस आत्मनियंत्रण को नहीं रख पाते। मेंग चाओन पूरे समय उसके चेहरे को देखता रहा और अब जाकर उसने धीरे से राहत की सांस ली और एक मुस्कान बिखेरी। उसने कहा, सिर्फ दिमाग से तलवारबाजी का अभ्यास करके ही तलवारबाज का दिल विकसित किया जा सकता है। तलवारबाज के दिल से ही तलवार चलाने का साहस पैदा किया जा सकता है। तलवार चलाने के साहस से ही दुनिया को जीता जा सकता है। तुम्हारी पीढ़ी के सभी शिष्य इस सच्चाई को जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में इसका अभ्यास करते हैं। अभी तुमने मुश्किल से इस स्तर को समझा है, जो अच्छी बात है। हालांकि तुम्हें अभी भी कड़ी मेहनत जारी रखने की जरूरत है। वह रुका और बोला, मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप तलवारबाजी का अभ्यास कैसे करते हैं, लेकिन जब तलवार म्यान से बाहर होती है तो आप उसकी आवाज को नियंत्रित क्यों करते हैं? चू यांग ने हंसते हुए कहा, गुरुजी, पूरे 9 स्वर्ग महाद्वीप के सभी तलवारबाज और चाकूबाज, चाहे वे तलवारबाज हो या तलवारबाज, सभी के म्यान लोहे के बने होते हैं। कुछ धनी लोगों के म्यान सोने, चांदी या यहाँ तक कि काले सोने या उससे भी ज्यादा कीमती सोने के हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब धातु से बने होते हैं। धातु मजबूत होती है, आसानी से घिसती नहीं है और लंबे समय तक इस्तेमाल की जा सकती है, और जब बिल्कुल जरूरी हो तो इसे एक धारदार हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब फायदे हैं, लेकिन जब हथियार म्यान से बाहर होता है तो म्यान के खिलाफ घर्षण से एक स्पष्ट आवाज आती है। इतना खराब भी नहीं। मेंग चाओरान ने सिर हिलाया, लेकिन साफ आवाज दुश्मन को तैयार होने का समय दे देती है। मुझे लगता है यही धातु की म्यान की कमी है। चू यांग ने भावपूर्ण स्वर में कहा, गुरुजी, तलवारबाजी का अभ्यास क्यों? मारने के लिए। अगर यह सिर्फ फिटनेस के लिए है तो हथियारों की कोई जरूरत नहीं है। अगर मारना ही है तो दुश्मन को तैयार होने का समय क्यों देते हो? क्या एक ही तलवार से मारना ज्यादा आसान नहीं होगा? मैंने दुश्मन पर अचानक हमला करने के लिए साइलेंट स्वॉर्ड तकनीक का अभ्यास किया था। चू यांग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जियांगू एक निर्दयी जगह है। एक आदमी को 3000 मील तक खून बहाते हुए बिना कोई निशान छोड़े मारना चाहिए। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि बिना कोई निशान छोड़े मारना सबसे बड़ी बात है। बिना देखे हत्या, जैसे तुमने शी कियानशान को फंसाया था। मेंग चाओरान ने अपना सिर झुकाया, उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं। चू यांग दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेंग चाओन भी इस मामले को और उसकी व्यवस्था को समझ जाएगा। मुझे कहना होगा, शी कियानशान को फंसाना मेरे अब तक के सबसे संतोषजनक काम में से एक है। चू यांग खुलकर मुस्कुराया, इनकार नहीं किया। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं वासना और लालच में अंधा न होता तो मैं उसे फंसाता ही नहीं। मेंग चाओन ने उसे गौर से देखा और गहरी सांस ली, लेकिन तुरंत ही विषय को छोड़ दिया। वह मुड़ा और अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए आगे बढ़ा। हल्के से बोला, तुमने अभी कहा कि तलवारबाजी सीखना लोगों को मारने के लिए है। यह थोड़ा पक्षपातपूर्ण है।
तुम्हें पता होना चाहिए कि इस दुनिया में कई प्यारी चीजें हैं और कई चिंताएं भी हैं। तलवारबाजी सीखना जरूरी नहीं कि मारने के लिए हो, बल्कि रक्षा के लिए भी है। अपनी तलवार का इस्तेमाल उन लोगों या चीजों की रक्षा के लिए करो जिनकी तुम्हें परवाह है। मेंग चाओन ने आह भरी, मानव जीवन सर्वोपरि है। अगर तुम हत्या से बच सकते हो तो ऐसा करो। सबसे क्रूर हत्यारा भी एक व्यक्ति की हत्या से तुम्हारा दिल दुखता है। चाहे तुमने जिस व्यक्ति को मारा है वह अक्षम्य हो या नहीं, वह तुम्हारे माता पिता का खून ही है। वह किसी और का बेटा, पति, भाई और पिता भी है। मास्टर ने भी रक्षा करने के लिए कहा और मैं सहमत हूँ। हालांकि जब दूसरे लोग उस चीज को नुकसान पहुंचाने आते हैं जिसकी हम रक्षा कर रहे हैं, ताकि हमारे प्रियजन दुखी और रोए नहीं। चू यांग ने मेंग चौरान के नक्शे कदम पर चलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से कहा, तो हमें दुश्मन के माता पिता को दुखी और रुलाना होगा। इस व्यक्ति को मार दिया जाना चाहिए। मेंग चाओरान ने कहा, जब भी संभव हो हम दूसरों को क्षमा कर दें। मैं दूसरों को माफ कर रहा हूँ, लेकिन वे मुझे माफ नहीं करेंगे। चू यांग ने कहा, जिंदगी ऐसी ही है, संकट और दुश्मनों का जितनी जल्दी हो सके समाधान होना चाहिए। तुमने हत्या का बहुत बड़ा पाप किया है। मेंग चाओन ने कहा, यह अच्छा नहीं है। उन्होंने करुणा से अपना सिर हिलाया। बदले का चक्र कब समाप्त होगा? तो फिर हमें इनका पूरी तरह से सफाया कर देना चाहिए। इस तरह यह तुरंत खत्म हो जाएगा। चू यांग ने साफ कहा, गुरुजी, आप बहुत नरम दिल हैं। आप जियांगहू जैसे इंसान नहीं लगते। तुमने चुपचाप तलवारबाजी का अभ्यास किया, जो छिपकर हमला करने के बराबर है। यह जियांगहू मार्शल आर्ट के नियमों के विरुद्ध है। मुझे डर है कि इससे विवाद पैदा होगा। इसका तुम्हारे भविष्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। चू यांग ने हंसते हुए कहा, नियम तो नियम होते हैं और मैं हूँ। मुझे किसी नियम का पालन क्यों करना चाहिए? मुझे लगता है कि किसी भी शिष्य के लिए काम करते समय केवल एक ही नियम का पालन करना चाहिए, वह है अपनी जान बचाना। यही सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अगर आप अपनी जान गंवा देते हैं, भले ही आप नियमों का पालन कर रहे हो, तो यह बकवास है। वह थोड़ा रुका, फिर व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। इसके अलावा मार्शल आर्ट की दुनिया में कितने लोग अभी भी उन नियमों का पालन करते हैं? वे तथाकथित नियम ईमानदार लोगों के लिए मौत का कारण बन गए हैं। मेंग चाओरान चुप था। न तो गुरु और न ही शिष्य एक दूसरे को मना पाए, लेकिन दोनों के मन में जिज्ञासा की लहर दौड़ गई। चू यांग के पिछले जन्म में वह अपने गुरु का केवल सम्मान करता था और उनसे कभी बहस नहीं की थी। अब जब वे एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हुए, बातें करते और चलते हुए, हालांकि वे हत्या जैसी भयावह बात पर चर्चा कर रहे थे, उनके दिलों में एक गर्माहट सी महसूस हुई। वह चू यांग की बातों से असहमत तो था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उनकी बातें सही थी। उसने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि अपने शिष्यों में भी उसने कभी किसी पर दबाव नहीं डाला। हर किसी का अपना रास्ता था और वे उस पर चलने का चुनाव कर सकते थे। गुरुजी, एक बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, चू यांग ने सावधानी से कहा। तुम बात कर रहे हो शी कियानशान की? मेंग चाओरान सहजता से मुस्कुराया। मैंने हमेशा तुम्हारे खिलाफ शी कियानशान के पाखंडी छल को सही ठहराया है। मैंने इससे पहले भी उसे संप्रदाय के संसाधनों पर एकाधिकार करने दिया था और मैंने इसके बारे में कुछ नहीं किया, है ना? हाँ, चू यांग ने अपनी भौहें उठाई और ऊपर देखा। यह बात उसके दिल में एक पहेली थी। अगर मेंग चाओरान समझता था तो उसने इसे कभी रोका क्यों नहीं? शी कियानशान एक शिष्य था, तो क्या वे शिष्य नहीं थे? अध्याय 18, जीवन का रहस्य, पियाओटियन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित। मैंने इससे इसलिए नहीं निपटा क्योंकि यह शी कियानशान का हुनर है। तुम दोनों भी बेवकूफ हो। कहने का कोई मतलब नहीं है, मेंग चाओरान ने शांति से कहा। वह कपटी और चालाक है, मीठा बोलने वाला लेकिन विश्वासघाती। हालांकि यह घृणित है, यह भी एक हुनर है और मार्शल आर्ट की दुनिया में सफलता के लिए यह एक जरूरी शर्त है। शी कियानशान ज्यादा छुप छुप कर बात नहीं करता था और तुमने उसे खोज निकाला। एक विराम के बाद मेंग चाओन ने कहा, शी कियानशान, आप अभी भी पर्याप्त पाखंडी नहीं है। चू यांग कुछ देर तक चुपचाप उसके पीछे चलता रहा, फिर धीरे से बोला, मैं समझ गया। बिना अपना सिर घुमाए मेंग चाओन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका स्वर अब भी पहले जैसा शांत था। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होता तो मैं शी कियानशान को तब तक खुश रखता जब तक उसे मेरी खुशामद की जरूरत न रह जाए। हालांकि मेरे संप्रदाय में आप 3 ही भाई हैं, लेकिन यह भी तो मार्शल आर्ट की दुनिया है। जिंदगी और मौत आपका अपना मामला है, आपकी अपनी पसंद। जब उन्होंने कहा जीवन और मृत्यु आपकी अपनी पसंद और आपके अपने मामले हैं, तो मेंग चाओन की अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन उनकी आवाज अचानक भारी हो गई। यह वाक्य बेरहम लग रहा था, लेकिन चू यांग ने गहरी आह भरी। गुरु तो बस एक मार्गदर्शक है, अपने भविष्य का मार्ग हमेशा खुद ही तय करना होता है। मेंग चाओन की वर्तमान निष्क्रियता भले ही बेरहम लग रही हो, लेकिन वास्तव में यह शिष्य को मार्शल आर्ट की दुनिया का अनुभव खुद ही करने का मौका देती है। भले ही यह थोड़ा पीछे हो, फिर भी यह अन्य शिष्यों से एक कदम आगे है। और ये मेरी अपनी समझ है। ये दूसरों ने मुझे जो सिखाया है उससे बिल्कुल अलग है। हालांकि ये क्रूर है, लेकिन ऐसी क्रूरता का अनुभव देर सवेर हर किसी को करना ही पड़ता है। जितनी जल्दी आप इसे समझेंगे, आपके बचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। पिछले जन्म में जब उसका संप्रदाय नष्ट हो गया, तब उसे धीरे धीरे अपने गुरु के श्रमसाध्य प्रयासों का एहसास हुआ। अगर तुम ऐसे ही मूर्ख बने रहे, तो अंततः जब तुम पदार्पण करोगे तो दूसरों के हाथों मर जाओगे। फिर मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं रहेगी। मुझे क्रूर होने का दोष मत दो। तियानवेलू में हमें मूर्खों की नहीं, बल्कि मजबूत लोगों की जरूरत है। शी कियानशान विश्वासघाती, क्रूर और निर्दयी है। वह अच्छा इंसान नहीं है। मेंग चाओरान आखिरकार रुक गया और चू यांग को एहसास हुआ कि वे पहाड़ के पीछे की चट्टानों तक पहुंच गए हैं। उसने मेंग चाओरान को बस यह कहते सुना, लेकिन शी कियानशान कुछ कर सकता है। उसमें अच्छी प्रतिभा है, इसीलिए मैंने उसे खुशामद की और तुम्हें दबा दिया। इससे पहले तुम बहुत साधारण थे, बहुत साधारण और साधारण। तुम्हारी उपलब्धियां जितनी छोटी होंगी, तुम्हारे बचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। अगर तुम्हें धमकाया भी जाए तो भी तुम बच जाओगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे शिष्य जीवित रहें। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन सा रास्ता अपनाते हो, मेंग चाओरान ने कहा। सब कुछ भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। अगर तुम्हें अचानक होश न आता तो मैं तुमसे कुछ न कहता। मैं भले ही एक योग्य गुरु न हूँ, लेकिन जब से शी कियानशान ने तुम्हें पहली बार धोखा दिया था और तुमने ध्यान नहीं दिया था और उसके प्रति कृतज्ञ थे, तब से मैंने तुम्हारे जीवन का मार्ग निर्धारित कर दिया है।
उसने अपना सिर घुमाया और चू यांग की आंखों में गहराई से देखा। उस दिन तक तुमने मेरी परीक्षा लेना शुरू कर दिया था। मैं समझता हूँ। मेंग चाओरान के शब्द ठंडे और भावशून्य थे, लेकिन चू यांग के मन में कृतज्ञता की लहर दौड़ गई। अगर वह और तान तान ऐसे ही अनजान बने रहे तो मेंग चाओरान द्वारा शी कीआनशान का असली चेहरा उजागर करने से उनकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि मैंने पिछले कुछ दिनों से एकांतवास में होने की घोषणा की थी, फिर भी मैं चुपके से तुम्हें देख रहा था। मेंग चाओरान ने आह भरी और हंसते हुए कहा। मुझे अभी एहसास हुआ कि मैं मेंग चाओरान फिर से गलत साबित हुआ हूँ। तुम चू यांग मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा हो गए हो, इसलिए मैंने अपना मन बदलना शुरू कर दिया है। चू यांग को शर्म महसूस हुई। ऐसा नहीं था कि मैंने अपने स्वामी को निराश किया था, बल्कि सच तो यह था कि मैं अपने पिछले जन्म में बहुत मूर्ख था। लेकिन मास्टर ने जो कहा वो एक और गलती थी। इस वाक्य में बहुत अर्थ छिपा हुआ लग रहा था। क्या हो सकता है कि उन्होंने पहले भी कोई गलती की हो? लेकिन तुम्हारे व्यक्तित्व को बदलने की जरूरत है। मेंग चाओरान ने एक पल सोचा, फिर गंभीरता से कहा, मार्शल आर्ट की दुनिया में लड़ाई झगड़ा तो होना ही है, लेकिन तुम्हारे आज के शब्दों से हत्या की गहरी नीयत का पता चलता है। और अब तुमने कड़ी मेहनत करना सीख लिया है और तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां शायद मेरी उपलब्धियों से कमतर न हो। इसीलिए मैं चिंतित हूँ। अगर किसी दिन तुम्हें अपने उन जैविक माता पिता मिल गए जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था, इसीलिए मैं आज तुमसे बात कर रहा हूँ। हे चू यांग ठंडी हंसी, उसकी आंखों में गहरी नफरत चमक रही थी। 2 जिंदगियां जी लेने के बाद यही उसके दिल का सबसे बड़ा शैतान था। चू यांग एक अनाथ था, या यूं कहें कि एक परित्यक्त बच्चा। जब मेंग चाओरान ने उसे उठाया तब भी वह कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसे सर्दियों के मौसम में एक जीर्ण शीर्ण मंदिर के द्वार पर फेंक दिया गया था। चू यांग को जब यह बात पता चली तो उसका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। तुमने मुझे जन्म दिया, पर मुझे क्यों त्याग दिया? अगर तुम मुझे किसी आम आदमी के घर में भी फेंक देते तो भी मैं जिंदा रह सकता था, पर तुमने मुझे एक सुनसान मंदिर के दरवाजे पर एक ठंडी बर्फीली रात में छोड़ दिया। यदि आपको किसी निर्जन मंदिर में फेंक दिया जाए तो भी आप दरवाजे की अपेक्षा कुछ अधिक सांसें ले सकते हैं, है ना? जाहिर था कि वे मुझे मरवाना चाहते थे, लेकिन वे अपने नवजात बच्चे की जान नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी गलती छिपाने का रास्ता चुना। लेकिन 1 साल से भी कम उम्र का बच्चा, अगर ये दयालु लोग न होते तो क्या यह एक अनसुलझा रास्ता नहीं होता? दुनिया में इतने क्रूर माता पिता कैसे हो सकते हैं? चू यांग के चेहरे पर गहरी नफरत देखकर मेंग चाओरान ने गहरी सांस ली। मेरे पास तुम्हारे लिए 3 सलाह हैं। तुम्हें इन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। पहली, इनके बिना भी तुम जिंदा रह सकते थे। दूसरी, हर चीज का अपना कारण और प्रभाव होता है। दुनिया में ऐसा कोई माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों से प्यार न करता हो। तीसरी, यह प्रकृति का नियम है। आखिरकार तुम्हारा जीवन तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने ही दिया है। यही तो गुरुजी ने मुझे सिखाया है, चू यांग ने शांति और शांति से कहा। मेंग चाओरान ने मन ही मन आह भरी, यह जानते हुए कि चू यांग ईमानदार नहीं था। उसके दिल की यह गांठ शायद अनसुलझी थी। उसने कहा था, गुरु ने मुझे यह सिखाया है, बजाय इसके कि शिष्य मैं इसे याद रखूंगा, जो कि स्पष्ट था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तियानवाई टॉवर के 800 शिष्यों में से कुछ अनाथ हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। केवल 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें उनके माता पिता ने सचमुच त्याग दिया है, चू यांग और तान तान। त्याग दिए जाने का एहसास खासकर अपने ही माता पिता द्वारा अवर्णनीय होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और दुनिया का आदी होता जाता है, गुस्सा और भी बढ़ता जाता है। विशेष रूप से चू यांग एक बहुत मजबूत आत्मसम्मान वाला व्यक्ति है। चू यांग का विलक्षण व्यक्तित्व दुनिया को समझने और अपने जीवन के अनुभवों से सीखने के बाद बना। तब से वह मौन और मौन रहा है। समय के साथ वह आज जो है वह बन गया है। उसके दिल में नफरत 16 साल से जमा हो रही है। मेंग चावन ने मन ही मन आह भरी, अपने शिष्य को दया भरी नजरों से देखा। चू यांग के शांत भाव के नीचे मेंग चावन को दुख का उमड़ता हुआ क्रोध महसूस हो रहा था। अगर वह भड़क उठता तो शायद राख हो जाता। मेंग चाओरान को बस इतना पता था कि चू यांग का गुस्सा 16 सालों से जमा हो रहा था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका गुस्सा 16 सालों से भी ज्यादा समय से जमा हो रहा था। ये 2 जन्मों के आक्रोश का जमावड़ा था। तुम हमारे संप्रदाय की सभी तकनीकों से पहले से ही परिचित हो। तुम मुक्कों, लातों, तलवारों और चाकुओं से परिचित हो। तियानवेलू की कुछ मुख्य तकनीकों को छोड़कर बाकी सभी में तुम महारत हासिल कर चुके हो। मेंग चाओरान ने धीरे से कहा, अब से यह तुम पर निर्भर है। बाकी मुख्य तियानवेलू तकनीकें केवल 10 महान शिष्यों को ही सिखाई जा सकती हैं। बाकी सब तुम पर निर्भर है। हाँ, चू यांग ने सिर हिलाया। जिस जगह वे दोनों खड़े थे वह पहले से ही पहाड़ की चोटी थी। इसी समय पूर्व दिशा में एक तेज रोशनी चमकी और अचानक क्षितिज से सूरज निकल आया। मेंग चाओरान ने पूर्व की ओर देखा। उसकी आंखें एक पल के लिए सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में अनगिनत चमकीले बादल मानो एक अवर्णनीय चमक बिखेर रहे थे। धीरे धीरे वह प्रकाश की एक चमकदार किरण में बदल गया। भोर हो गई है। चू यांग को अचानक महसूस हुआ कि इस समय उसके मालिक मेंग चाओरान की पीठ कितनी उजाड़ और अकेली थी। सूरज अभी अभी उगा था और उसकी तिरछी किरणों ने मेंग चाओरान पर एक लंबी छाया डाली जो पहाड़ों और जंगलों में फैल गई। एक लंबे विराम के बाद मेंग चावन ने धीमी आवाज में कहा, चू यांग, तुम वो पहला बच्चा हो जिसे मैंने गोद में उठाया था। उस बर्फीली रात में जब मैंने तुम्हें अपनी बाहों में लिया था तो मुझे पता था कि एक त्रासदी घटने वाली है। उस समय मैं तुम्हें फेंक देना चाहता था। मैं इस कर्म में शामिल नहीं होना चाहता था। अध्याय 19 एमेथिस्ट जेडाई, पियाओटियन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित। अध्याय 19 एमेथिस्ट चार्ल्सिनी। ज़ेड पैंडेंट पूरी तरह से बैंगनी रंग का था, बिल्कुल बैंगनी बादलों के रंग जैसा जो सूरज के साथ आकाश में पहली बार दिखाई देने पर उसके साथ थे। एक नजर में ही पता चल जाता था कि यह अजीब बैंगनी रंग निश्चित रूप से मानव जगत में मौजूद नहीं होना चाहिए। जैसे ही वह मेंग चाओरान की हथेली से निकला, सूरज की रोशनी से अचानक जगमगा उठा। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का सारा बैंगनी रंग यही इकट्ठा हो गया हो। यह एक बहुमूल्य ज़ेड है। चू यांग ने इसे देखते ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गए। अपने पिछले जन्म में उन्होंने दुनिया भर की यात्रा की थी और अनगिनत दुर्लभ खजाने देखे थे, जिनमें अनगिनत उत्तम ज़ेड रत्न भी शामिल थे। हालांकि उनके सामने रखे ज़ेड के उस छोटे से टुकड़े की तुलना शायद ही कोई कर सकता था। यह ज़ेड का टुकड़ा एमेथिस्ट कैल्सेडोनी है, मेंग चाओरान ने मन ही मन कहा।
हालांकि यह छोटा दिखता है, लेकिन यह कैल्सेडोनी का एक बेहद संपूर्ण टुकड़ा है। इस तरह का एमेथिस्ट कैल्सेडोनी 10,000 सालों में शायद ही देखने को मिले। उत्तम जेड के 10,000 टुकड़े ही एमेथिस्ट जेड के एक टुकड़े की कीमत के बराबर हो सकते हैं। केवल 10,000 सालों से जमा एमेथिस्ट जेड खदान के बीच में ही कैल्सेडोनी का एक टुकड़ा मिलने की थोड़ी सी संभावना है। इस नीलम के टुकड़े का मूल्य दुनिया में अद्वितीय है। मेंग चाओरान धीरे से मुड़ा। जब मैंने तुम्हें उठाया था तो यह नीलम का टुकड़ा तुम्हारे गले में लटक रहा था। उसकी नजरें चू यांग के चेहरे पर बिजली की तरह जमी हुई थी और चू यांग को अपने चेहरे पर तेज जलन भी महसूस हो रही थी। चू यांग का कपाल 2 बार हिला और उसे अचानक गले में सूखापन महसूस हुआ। उसने अनमोल नीलम रत्न लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हमेशा स्थिर रहने वाला हाथ वास्तव में कांप रहा था। क्या यही उसकी पहचान का एकमात्र प्रतीक है? इस कैल्सेडोनी के बीच में चू शब्द उत्कीर्ण है। मेंग चाओरान ने धीरे से कहा, कैल्सेडोनी की सतह तो ठीक है, लेकिन अंदर ऐसा शब्द दिखाई देता है। साधना का यह स्तर मेरे गुरु की पहुंच से बाहर है। मैं इसे कतई प्राप्त नहीं कर सकता। चू शब्द तुम्हारा पहला नाम हो सकता है या शायद तुम्हारा अंतिम नाम। मेंग चाओरान ने धीरे से आह भरी। जब मैं तुम्हें वहां से उठाकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो आसमान अचानक साफ हो गया। अंधेरी रात अभी अभी गुजरी थी और सूरज पूर्व में निकल आया था। वह रुका और बोला, जैसे आज इसी क्षण। उगता सूरज मेरे जीवन का प्यार है, इसीलिए मैंने उस समय तुम्हारा नाम चू यांग रखा था। मेंग चाओरान की आवाज थोड़ी रूखी थी, हालांकि उसका स्वर शांत था। ऐसा लग रहा था मानो इस शांति के नीचे मैग्मा का एक उफान गर्जना कर रहा हो। मुझे उम्मीद है कि तुम चू यांग का नाम बदनाम नहीं करोगे। इस नीलम के टुकड़े को भी बदनाम मत करो। मेंग चाओरान ने गहरी सांस ली और तुरंत शांत हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी पृष्ठभूमि असाधारण रही होगी। अगर तुम पहले की तरह ही साधारण व्यवहार करते रहे तो मैं तुम्हें यह नीलम का टुकड़ा नहीं दूंगा। दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम एक साधारण जीवन जियो। मेंग चाओरान ने धीरे से कहा, लेकिन शांति से जियो। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखों में गहरी भावनाएं झलक रही थी। एक पिता की तरह जिसने कष्ट सहे हैं, वह बस यही उम्मीद करता है कि उसका बेटा सुरक्षित और स्वस्थ रहे, बिना किसी बड़ी दौलत और सम्मान की उम्मीद किए। क्योंकि अपार धन दौलत और सम्मान के साथ हमेशा जोखिम भी जुड़ा होता है। माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे जरा सा भी जोखिम उठाएं। चू यांग ने बिना टोके चुपचाप सुना, लेकिन उसके दिल में एक बड़ी लहर थी। मेंग चाओरान के शब्दों ने उसके दिमाग को पूरी तरह से हिला दिया। ये चू यांग की जिंदगी की सीधी सादी कहानी लग रही थी, लेकिन चू यांग समझ गया कि इनमें बहुत ज्यादा जानकारी छिपी है। एमेथिस्ट चालसेनी दुनिया में अमूल्य और दुर्लभ। अंदर शब्द है, लेकिन सतह बरकरार है। एमेथिस्ट जेड स्वाभाविक रूप से तलवारों और चाकुओं से अछूता है और इसमें सच्ची ऊर्जा को भी दरकिनार करने की क्षमता है। संतों की जन्मजात पवित्र शक्ति भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एमेथिस्ट कैल्सेनी स्वाभाविक रूप से और भी शक्तिशाली है। यहाँ तक कि एक मार्शल मास्टर के लिए भी इस पर ऐसा निशान छोड़ना मुश्किल होगा। सतह को नुकसान पहुंचाए बिना जेड के दिल में निशान छोड़ना तो दूर की बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने यह शब्द गढ़ा था वह वास्तव में कोई सम्राट था, या उससे भी बड़ा? कोई इतनी दुर्लभ और कीमती चीज गले में डालकर लिपटे हुए बच्चे को कैसे छोड़ सकता है? इसके पीछे असली कहानी क्या है? मेरी जिंदगी की कहानी रहस्यों से घिरी है। अगर मुझे इस रहस्य से पर्दा उठाना है तो मुझे बहुत ताकत की जरूरत है। और जिस इंसान ने ये शब्द गढ़े थे वो 16 साल पहले सम्राट या उससे भी ऊंचे स्तर तक पहुंच चुका था। चू यांग ने अपने निचले होंठ को हल्के से काटा। उसकी नजरें स्थिर थी, उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी। शायद उसे छोड़ा नहीं गया था, शायद कोई और वजह रही होगी। यह विचार एक बार जब उठा तो यह सूर्य की किरण की तरह था, जिसने उसके दिल में धुंध को दूर कर दिया और धीरे धीरे उसके जमे हुए दिल को गर्म कर दिया। उसने धीरे से अपनी हथेलियां बंद की और नीलम के टुकड़े को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। कैल्सेडोनी चिकनी और ठंडी थी, लेकिन चू यांग इतना उत्साहित था कि उसकी असली ऊर्जा उसके हाथों में प्रवाहित हो रही थी। जब उसने कैल्सेडोनी को छुआ तो उसमें से अचानक एक अजीब सी गर्माहट निकली। यह गर्माहट हवा के एक प्रवाह की तरह उसके हाथ की हथेली से होते हुए उसकी मेरिडियंस में प्रवाहित हुई और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। सुबह की कड़ी ट्रेनिंग की थकान इस पल में पूरी तरह से गायब हो गई। चू यांग का दिल चौंक गया और उसने अचानक ऊपर देखा और मेंग चाओरान को देखा। तुम सही कह रही हो, मेंग चाओरान मुस्कुराई। एमेथिस्ट कैल्सेनी के इस टुकड़े में थकान से जल्दी उबरने की क्षमता है। इसके और भी कई फायदे हो सकते हैं। तुम्हें इसे संभाल कर रखना चाहिए, लेकिन मेरी सलाह है कि इस पर ज्यादा भरोसा मत करो। हाँ, चू यांग की आंखें कृतज्ञता से भर आईं। अपने पास इतने बड़े खजाने के साथ वह बिना रुके दिन रात मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता था और उसके कौशल स्वाभाविक रूप से तेजी से निखरते जाते। चाहे वह किसी को भी मिले, वह शायद उसे अपने पास ही रखेगा। जब तक मेंग चाओरान उसे नहीं बताता, चू यांग को कभी पता नहीं चलता। अगर वह उसके सामने भी रख दिया जाता तो उसे पता नहीं चलता कि यह उसका पहचान पत्र है। लेकिन मेंग चाओरान ने चुपचाप इसे 16 साल तक अपने पास रखा और जेड को झाओ को वापस कर दिया। यह भावना विश्व में दुर्लभ है। चू यांग के दिल में मेंग चाओरान की दयालुता और दृढ़ता इस नीलम कैल्सेडोनी से कहीं अधिक कीमती है। चू यांग को मेंग चाओरान की बात भी समझ आ गई कि उस पर ज्यादा भरोसा न करें। थकान के बिना मानव शरीर की सहनशीलता की कोई सीमा नहीं होती और एक योद्धा अपनी सीमा को महसूस करके और फिर उससे आगे बढ़कर ही अपने वर्तमान दायरे को तोड़ सकता है। इस रेड पैंडेंट को देखकर लगता है कि तुम या तो किसी अमीर या कुलीन परिवार से हो। मेंग चाओरान ने धीरे से कहा, जब तक तुम पूरी तरह से मजबूत ना हो जाओ, इसे हल्के से मत छूना। यह तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अगर तुम उस मुकाम पर पहुंच गए तो पूरा तियानवाई टावर भी इकट्ठा हो जाए तो भी वे तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। याद रखना। हाँ, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। चू यांग ने गंभीरता से सहमति जताई। जब से उसने नीलम की कैल्सेडोनी देखी थी तब से उसे ऐसा ही लग रहा था। इसके अलावा मेरी सबसे बड़ी आजीवन इच्छाओं में से एक तियानवेल को आगे बढ़ाना है। तियानवेल की रक्षा करो, मेंग चाओरान ने आह भरते हुए कहा। चूंकि तुम्हारे पास एक मजबूत इंसान का दिल है, मेरी मदद करो और इसकी अच्छी तरह से रक्षा करो। हाँ, चू यांग ने गहरी गर्दन हिलाई। दूसरों को नहीं पता था, लेकिन वह साफ जानता था कि 4 साल में तियानवाइलों को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इस सिर हिलाने से वह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहा था।
मेरी वर्तमान सीमित साधना के साथ मुझे डर है कि इसे पूरा करने के लिए मुझे दूसरों की तुलना में 1000 गुना अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और फिर भी मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारे पास जीवन का पहला लक्ष्य है। तियान वेलर। एक बार जब तियान वेलो संकट पर काबू पा लेता है तो उसके लिए अपनी तलवार के साथ दुनिया की यात्रा करने, 9 क्लेश तलवार की तलाश करने, मो किंग की तलाश करने और अपने जीवन के रहस्य को सुझाने का समय होगा। चू यांग के पुनर्जन्म के बाद उसके लक्ष्य सरल रहे हैं, मो किंग और 9 क्लेशों की तलवार। मो किंग को खोजो और उससे हमेशा प्यार करो, 9 क्लेशों की तलवार खोजो और शिखर तक पहुंचो। उसकी उत्पत्ति का रहस्य। पिछले जन्म में उसे एमेथिस्ट चालसेनी के बारे में कुछ पता नहीं था और न ही उसे पता लगाने की कोई उम्मीद थी। जहां तक संप्रदाय की बात है, वह हमेशा से इसके प्रति उदासीन रहा था, लेकिन इस जन्म में ये दोनों बातें एक साथ घटित हुई। गुरुजी, आपने आज मुझसे ये शब्द क्यों कहे? चू यांग ने सोचा और कहा, गुरुजी ने पहले कभी ऐसा नहीं कहा। मेंग चावन मुस्कुराया। उसने इत्मीनान से आसमान में रक्तलाल बादलों को देखा और शांति से कहा, तियानवाई टॉवर में मेरे कई शिष्य हैं, लेकिन तलवारबाजी और मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाला हर व्यक्ति बस मार्शल आर्ट और तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा है, बस। वह काफी देर तक रुका और धीरे से बोला, और मैंने देखा कि आप आज तलवारबाजी और मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन आपने जो अभ्यास किया वह मार्शल आर्ट की दुनिया थी। मेंग चाओरान ने उगते सूरज की ओर देखा और एक लंबी खींची हुई सांस छोड़ी। यह सांस इतनी लंबी थी मानो वह दशकों से अपने दिल में कोई गहरी दबी हुई भावना दबाए बैठा हो। सूरज की ओर देखते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, मानो वह कोई पुरानी यादें ताजा कर रहा हो, या आहत हो या उदास हो। संक्षेप में उसकी अभिव्यक्ति बहुत जटिल थी, मानो वह किसी स्वप्न में डूबा हुआ हो और खुद को उससे बाहर नहीं निकाल पा रहा हो। चू यांग एक पल के लिए चुप रहा, फिर आखिरकार धीमी आवाज में पूछा, मास्टर ने अभी कहा कि तियानवाई टॉवर की रक्षा करना मास्टर की सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि मास्टर की और क्या इच्छाएं हैं। अगर अवसर आया तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए उन्हें पूरा करूंगा। जब उसने यह पूछा तो मेंग चावन का शरीर मानो बिजली का झटका लगने से कांप उठा। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया, मानो कोई दर्दनाक घटना उसे याद आ गई हो। वह स्तब्ध सा खड़ा रहा, उसकी आंखें भ्रमित और पीड़ा से भरी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, मानो वह एक मूर्ति में बदल गया हो। काफी देर बाद वह धीरे से बुदबुदाया, जैसे कि वह किसी सपने में हो। हवा और बारिश दिल के जख्मों को नहीं धो सकते और जीवन के उतार चढ़ाव प्यार के दर्द को नहीं मिटा सकते। अनंत काल के बारे में हल्के में बात मत करो, केवल जब तुम अलग होगे तो तुम उजाड़ को देख सकते हो। आवाज बहुत धीमी थी, फुसफुसाहट जैसी, किसी स्वप्न की बातचीत जैसी, या कराह या चीख जैसी। यह उस तरह की निराशा और लाचारी थी जो फूट पड़ने की हद तक दबी हुई थी, पर चीख नहीं पा रही थी, एक अंतहीन वीरानी। चू यांग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके स्वामी ने इन 20 या इतने शब्दों से ही उसका दिल तोड़ दिया था। इस एहसास ने चू यांग को अचानक अपने पिछले जीवन के फैंगले इटई के युद्ध की याद दिला दी, जब वह अपनी अंतिम सीमा पर था और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे वह दुख और दिल का टूटना भी याद आ गया जो उसने मो किंग से मिलने पर महसूस किया था। यह वही घटना होगी जिसने मेंग चावन को हर चीज के प्रति उदासीन और बेपरवाह बना दिया, है ना? गर्वित दुनिया के 9 स्वर्ग भाग 1, स्वर्ग से परे टॉवर अध्याय 20, उपद्रवी आ रहे हैं। पियाओ टियन लिटरेचर द्वारा प्रकाशित। अध्याय 20 उपद्रवी आ रहा है। चू यांग का दिल कांप उठा। जब उसने फिर ऊपर देखा तो मेंग चावन का उदास शरीर हाथ पीठ के पीछे चुपचाप उसकी नजरों से ओझल हो गया था। वह उससे एक शब्द भी कहे बिना चला गया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह निराशाजनक माहौल यहाँ लंबे समय तक बना रहा। चू यांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे स्पष्ट रूप से आभास हुआ कि मेंग चाओरान बहुत कड़वी थी, एक ऐसी कड़वाहट जो उसकी समझ से परे थी। ऐसा क्या हुआ था कि इस पूर्व तियानवेलो प्रतिभा की यह हालत हो गई? अगर मुझे मौका मिला तो मैं मास्टर के दिल की इस गांठ को सुझाने में उनकी मदद जरूर करूंगा। चू यांग ने एक लंबी सांस ली, उसकी आंखें केंद्रित हो गईं और उसने अपनी तलवार को अपने बैकहैंड से खींच लिया और तलवार की ऊर्जा आकाश में उड़ गई। इस बार उसने तलवारबाजी का अभ्यास शुरू से आखिर तक हर चाल को बार बार दोहराया। उसने तलवार खींचने और वापस खींचने का अभ्यास पहले ही कर लिया था, इसलिए अब वह निरंतरता का और चालों को बेतरतीब क्रम में जोड़ने के प्रभाव का और फिर उसे ध्यान से समझने का अभ्यास कर रहा था। चाहे तियानवाई टॉवर की रक्षा करनी हो, मो किंग को ढूंढना हो या गुरु की एक और अघोषित इच्छा पूरी करनी हो, आपके पास ताकत होनी चाहिए। यदि आपके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है तो आप बस किसी और की पूर्ति की वस्तु बन जाएंगे। चू यांग ने बस एमेथिस्ट जेड को अपने गले में लटका लिया। जब तक वह इसे सक्रिय करने के लिए अपनी असली क्यूई का इस्तेमाल नहीं करता, तब तक यह एक साधारण जेड पेंडेंट से अलग नहीं होता। चू यांग की योजना थी कि वह चेल्सेडोनी के भीतर की पुनर्प्राप्ति क्षमता का उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह साधना का एक चरण पूरा न कर ले। जैसा कि मेंग चाओरान ने कहा था, यह न केवल बेकार था बल्कि हानिकारक भी था। बाहरी शक्तियों पर अत्यधिक निर्भरता अच्छी बात नहीं थी। पसीना बहाकर, थोड़ा थोड़ा करके, सावधानी से संचय करके ही व्यक्ति सबसे स्थिर अवस्था तक पहुंच सकता है और गहनतम समझ प्राप्त कर सकता है। अगर कोई बाहरी ताकतों पर आंख मूंद कर निर्भर रहता है तो कौशल में सुधार होने पर भी वह अवस्था कभी प्राप्त नहीं होगी। यह जीवन भर का एक ऐसा पछतावा बन जाएगा जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। एक मार्शल मास्टर का अपना आध्यात्मिक क्षेत्र होता है, केवल उसमें रहकर, उसे समझकर और पूरी तरह समझकर ही कोई स्वाभाविक रूप से मार्शल मास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। यदि किसी योद्धा को संयोगवश अचानक 10,000 वर्षों का शुद्ध कौशल प्राप्त हो भी जाए तो भी यदि उसके पास मन और आत्मा की संगत अवस्था नहीं है तो वह सर्वोच्च प्राणी नहीं बन पाएगा और अभी भी सिर्फ एक योद्धा ही रहेगा। वह तो एक विकृत योद्धा है। इसलिए हर कदम मजबूती से उठाना चाहिए। दूसरों द्वारा ऊपर फेंका जाना और खुद ऊपर चढ़ना एक जैसा ही है, भला कैसे हो सकता है? दूसरों द्वारा ऊपर फेंका जाना मौत की ओर ले जाएगा। समय तेजी से बीतता गया और दोपहर के भोजन के समय चू यांग ने शी कियानशान को फिर से देखा। शी कियानशान अब पीला, बेजान, चिंतित और बेचैन लग रहा था। सबको पता था कि ली जियानेन का मामला कभी नहीं टलेगा, चाहे वो सिर्फ अपने गुरु की चापलूसी करने के लिए ही क्यों ना हो। दूसरे चाचा के अधीन शिष्य ली जियानेन पर अपना गुस्सा निकालने जरूर आएंगे। अब न आने का मतलब सिर्फ इतना है कि वे लोग तीव्र योजनाएं बना रहे हैं और इसका मतलब यह नहीं है कि यह मामला खत्म हो गया है।
टैन टैन ने बेरहमी से मुर्गे की टांग कुतर दी। उसके हाथ चिकनाई से सने हुए थे। चू यांग अच्छे मूड में बैठ गया और उसे खाने लगा। देखते ही देखते चट कर गया। बस शी कियानशान को बिल्कुल भी भूख नहीं थी। उसने खुद को जबरदस्ती खाने के लिए मजबूर किया, लेकिन खाने का स्वाद चबाने वाले मोम जैसा था। कुछ निवाले खाने के बाद उसने आह भरी। उसकी उदास आंखें चू यांग को घूरती रहीं और उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा फूटने ही वाला था। शी कियानशान, मैंने सुना है तुम बहुत प्रभावशाली हो। तुम्हें तो युवा पीढ़ी में सबसे बेहतरीन भी कहा जाता है। अरे बाहर आओ, मिलते हैं और लड़ पड़ते हैं। तभी दरवाजे के बाहर से एक चीखने की आवाज आई और फिर जोरदार ठहाके लगे। उस आवाज से लग रहा था कि वहां कम से कम 7-8 लोग थे। हाँ, इस शी कियानशान ने वास्तव में खुद को तियानवेलो का सबसे अच्छा युवा शिष्य घोषित किया है। वह वास्तव में मृत्यु शब्द लिखना नहीं जानता है। नंबर 1 विशेषज्ञ, क्या शी कियानशान इसके लायक है? बाहर आओ और दया की भीख मांगने के लिए घुटने टेको। आखिरकार उपद्रवी आ ही गया। चू यांग ने शी कियानशान के लिए जो बुरे परिणाम बोए थे वे अप्रत्याशित रूप से इतनी जल्दी सामने आ गए, जिसकी चू यांग ने भी उम्मीद नहीं की थी। शी कियानशान का चेहरा पीला पड़ गया। फिर उसने चू यांग को एक भयंकर नजर से देखा। युवा पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ गुरु, ये शब्द उस दिन चू यांग ने चिल्लाकर कहे थे। उस समय शी कियानशान अभी भी गर्व से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह एक ऐसा दलदल है जिससे वह बच नहीं सकता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस समय यह शब्द सुनना उसके लिए ऐसा था जैसे किसी ने उसके दिल पर चाकू से वार कर दिया हो। कैसी अद्भुत विडंबना है। और यही तियानवेलो की सबसे बड़ी समस्या भी है। वर्तमान 8वीं पीढ़ी के शिष्यों में किसे नंबर 1 शब्द से इतनी एलर्जी नहीं है। सबसे बड़े भाई का पद, साथ ही अभिसरण स्थल का स्वामित्व। ली जियानेइन के साथी शिष्यों ने खुले तौर पर परेशानी पैदा करने और ली जियानेइन से बदला लेने की हिम्मत नहीं की, लेकिन चू यांग द्वारा उन्हें युवा पीढ़ी के नंबर 1 गुरु के रूप में उल्लेख करने से उन्हें एक उत्कृष्ट बहाना मिल गया। संप्रदाय ने हमेशा से ही शिष्यों के बीच इस तरह की रैंकिंग प्रतिस्पर्धा को चुपचाप सहन किया है। शी कियानशान सोच सकता था कि उसे ढूंढने के लिए अनगिनत मुसीबतें आएंगी। चू यांग ने खाना खाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया, मानो उसे बाहर हो रही चीख पुकार और गालियों का कोई अंदाजा न हो, न ही शी कियानशान की नाराज नजरों का। मन ही मन उसने व्यंग्य किया, धिक्कार है। अगर मैं तुम्हें, इस कमीने पाखंडी को, इसी जिंदगी में जिंदा न मार दूं, तो मैं सचमुच इस जिंदगी को दोबारा जीने के लायक नहीं रहूंगा। बाहर खड़े 8 युवक हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनकी कमर में लाल रिबन और हथकड़ी में लाल पट्टी बंधी हुई थी। यह सोन शिखर के शिष्यों का प्रतीक था, बिल्कुल चू यांग के बैंगनी बांस के बगीचे की तरह, जिसमें बैंगनी रिबन थे। इस समय 8 लोगों ने बाहर आए शी कियानशान की ओर देखा और उनकी आंखों में गुस्सा था। ली जियानेइन ली जिनसोंग का इकलौता बेटा है। वह स्वभाव से बिगड़ा हुआ है और स्वाभाविक रूप से अपने बड़े और छोटे भाइयों के साथ नहीं घुल मिल पाता। लेकिन सामंजस्य न होना एक बात है। उसे बाहरी लोगों ने तंग किया था। हालांकि ये लोग दिल से दुखी नहीं होते, लेकिन यह उन्हें ली जियानेइन के लिए अपना गुस्सा निकालने के लिए स्थिति का फायदा उठाने से नहीं रोकता। यह किसी की चापलूसी करने का एक अच्छा अवसर है। पता चला कि सीनियर भाई लियू और सीनियर भाई को स्वयं आ गए हैं। मुझे खेद है कि शी कियानशान आपका व्यक्तिगत स्वागत नहीं कर पाए। हालांकि शी कियानशान का चेहरा बदसूरत लग रहा था, फिर भी उन्होंने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और कहा, शी कियानशान, मैं लियू वरिष्ठ भाई कहलाने के योग्य नहीं हूँ। वरिष्ठ भाई लियू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप तियानवाई टॉवर की युवा पीढ़ी के शीर्ष गुरु हैं। मेरे निम्न स्तर की साधना के साथ मैं गुरु शी का वरिष्ठ भाई कहलाने का साहस कैसे कर सकता हूँ? निश्चित रूप से वह अपनी बात रखने के लिए युवा पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ की उपाधि का उपयोग कर रहे थे। शी कियानशान का चेहरा और भी भद्दा हो गया। वह पहले से ही चू यांग से बेइंतहा नफरत करता था और अब अचानक उसके मन में आया, क्या ऐसा हो सकता है कि चू यांग ने ऐसा कहकर उन्हें बदला लेने का बहाना दे दिया हो? यह वरिष्ठ भाई लियू युन्यान लगभग 30 वर्ष का था और ली जिनसोंग का सबसे बड़ा शिष्य था। वरिष्ठ भाई को पेंग 27 या 28 वर्ष का था और दूसरे नंबर का शिष्य था। बाकी बचे कुछ लोग उनके सह शिष्य थे। लियू युन्यान की बातें सुनकर वे सब हंस पड़े। शी कियानशान, इधर आओ, मुझे तुम्हारा कौशल दिखाने दो, नंबर 1 मास्टर। कोपिंग ने तलवार पकड़े हुए और शी कियानशान की ओर देखते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। मैं सीनियर भाई को का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? शी कियानशान ने जल्दी से मना कर दिया। मजाक कर रहे हो? अब वह हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? दूसरे पक्ष में 8 लोग थे। लियू युन्यान उससे ऊंचा था और कोपिंग और बाकी 6 हालांकि थोड़े नीचे थे, ज्यादा पीछे नहीं थे। वे जानबूझकर मुसीबत मोल ले रहे थे, तो वह उन्हें आसानी से कैसे छोड़ सकता था? अगर मैं लड़ना शुरू कर दूं, तो मुझे डर है कि दूसरा पक्ष मुझे पीट पीट कर सुअर का सिर बना देगा। जहां तक तान तान और चू यांग की बात है, उनकी कुशलता इतनी कम है कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है जैसे मैं उन 8 के खिलाफ अकेला हूँ। शी कियानशान रोना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि शी कियानशान ने कोई कदम नहीं उठाया। इसका मतलब यह नहीं था कि कोपिंग उसके साथ यूं ही समय बर्बाद करेगा। अचानक एक झंझनाहट के साथ लंबी तलवार म्यान से बाहर आ गई। एक चमकदार सफेद रोशनी चमकी, फिर अचानक एक तड़तड़ाहट, फिर एक फूंक और फिर एक धमाका। पता चला कि कोपिंग ने बिना कुछ कहे शी कियानशान को जोर से थप्पड़ मारा और फिर उसके पेट में लात मारी। थप्पड़ और लात दोनों ही बहुत जोरदार थे। शी कियानशान ने बिना कुछ सोचे समझे 2 घूंसे खा लिए। उसके पेट में तेज दर्द हुआ और वह जमीन पर बैठ गया। शी कियानशान जानता था कि जब तक वह पलटवार नहीं करेगा तब तक पिटाई ठीक रहेगी, लेकिन अगर उसने पलटवार किया तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमले का सामना करते हुए उसने दांत पीसकर उसे सहन किया। इस कमीने ने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? हमलावर कोपिंग पहले गुस्से से चिल्लाया, धिक्कार है, बहुत दर्द हो रहा है। यह सचमुच हमारे तियानवाई टॉवर का सबसे बड़ा युवा मास्टर बनने के लायक है। भाइयों, यह बहुत खतरे में है, आओ और मुझे बचाओ। अरे नहीं, दूसरा भाई नुकसान में है, जाओ जल्दी करो और दूसरे जूनियर भाई को बचाओ। लियू युन्यान की आंखें चमक उठी और वह घबराहट में चिल्लाया। चीखते हुए 6 लोग दौड़े और शी कियानशान को रेत के बोरे की तरह जमीन पर घूंसे और लाते मारने लगे। हवा सरसराहट कर रही थी और घूंसे उसके शरीर पर लग रहे थे।
उसे पीटते हुए वे चिल्ला रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दूसरे भाई को मारने की। हम एक निष्पक्ष लड़ाई के लिए सहमत हुए थे, लेकिन शी कियानशान ने वास्तव में छलपूर्ण रणनीति का सहारा लिया। इस बेशर्म आदमी को पीट पीट कर मार डालो। किसी ने तो उसे पीटते हुए जोर से चिल्लाया, शी कियानशान, तुम इस बात का फायदा उठा रहे हो कि हम जिजू गार्डन में हैं और इतना घमंडी हो रहे हो। तुम इसे बंद करो। दूसरे वरिष्ठ भाई, क्या तुम ठीक हो? आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे खोपिंग को पीट पीट कर मार डाला जाएगा। खोपिंग ने अपने दांत पीस लिए और शी कियानशान को बार बार लाते मारते हुए बुरी तरह रोते हुए कहा, यह दर्द करता है, यह बहुत दर्द करता है। शी कियानशान, तुम बहुत क्रूर हो। जमीन पर पड़ा शी कियानशान पहले तो चीख रहा था और दया की भीख मांग रहा था, लेकिन जैसे ही कई चटकने की आवाजें सुनाई दी, उसका शरीर सिकुड़ गया और वह बेहोश हो गया। सातों आदमी अभी भी असंतुष्ट कुछ देर और लड़ते रहे, फिर रुक गए। हर कोई हाँफ रहा था। खोपिंग ने अपना पसीना पोंछा और कहा, यह बहुत ही मुश्किल मुकाबला था। शी कियानशान ने मुझे लगभग मार ही डाला था। हाँ, शी कियानशान सचमुच बहुत दुष्ट है, पास में खड़े किसी व्यक्ति ने कहा। दूर बांस के जंगल की छाया में मेंग चाओरान ने गहरी सांस ली और खेत में बेहोश पड़े शी कियानशान को वीरान नजरों से देखा। उसकी आंखें बर्फ और बर्फ की तरह ठंडी थी और हड्डियों तक ठिठुर रही थी।